नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम जियो और ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 13 अक्टूबर 2024 को जियो और ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड स्कीम लॉन्च किया गया था। मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा हाइप, बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। लेकिन क्या वाक़ई में ये जो बाकी अदर म्यूचुअल फंड स्कीम है इस कैटेगरी के, जैसे कि अगर मैं बात करूँ उदाहरण के लिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को आप देख सकते हो, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है, जो कि इस कैटेगरी के हमेशा टॉप 5 टॉप 7 में खाते ही आते हैं। तो इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि इस जियो और ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड में ऐसी क्या खास बातें हैं और क्या लिमिटेशंस है इसकी जो बाकी अदर म्यूचुअल फंड की तुलना में खराब या बेहतर है। थोड़ा-सा डिटेल में हम रिव्यू और एनालिसिस करेंगे और लास्ट में हम जानेंगे कि क्या आपको इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो मैं एक बेसिक डिटेल से शुरुआत करूँगा। जैसा कि मैंने बताया, यह जो म्यूचुअल फंड स्कीम है 13 अक्टूबर 2025 को लॉन्च हुआ था एंड आज आपका है 22nd ऑफ नवंबर, मतलब कि हार्डली इस फंड को लॉन्च हुए 1 महीना या 1 हफ्ता हुआ है। 1 महीना 7 दिन हो चुके हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च हुए लगभग-लगभग, और इतने कम समय में इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग-लगभग 1800 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। अभी रिसेंट डेटा यही है कि 1800 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज़ है। तो इतने कम समय में अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम इतना फंड जुटा पा रहा है, तो साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम से फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में। ऑल्दो जो अदर म्यूचुअल फंड स्कीम है जैसे कि एचडीएफसी है, पराग पारिक है, जेएम है, क्वांट है, जैसा कि मैंने पहले भी नाम लिया, ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर मैं जियो और ब्लैक रॉक की बात करूँ तो इसमें ख़ासियत क्या है कि यहाँ पे कुछ नए फीचर ऐड किए गए हैं इसको लेकर, और जो सबसे इसमें इंटरेस्टिंग या फिर कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट फीचर है इस फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आप कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग। जैसे बाकी जो अदर स्कीम्स हैं, चाहे फ्लेक्सी कैप फंड की बात हो, चाहे अदर कोई कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम हो, वहाँ पे आप जनरली देखेंगे कि जो सारा डिसीजन होता है वो फंड मैनेजर लेता है। मतलब कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किसको बाई करना है, किसको सेल करना है। लेकिन जियो और ब्लैक रॉक के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पे फंड मैनेजर तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ अलादीन एआई जो कि एक प्लेटफ़ॉर्म है, एआई प्लेटफ़ॉर्म है ब्लैक रॉक का, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। वो कहीं न कहीं डेटा को अच्छी तरीके से, जो डेटा ड्रिवन एनालिसिस होता है, ठीक है? रॉ डेटा के साथ मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहे हैं, उनको कंबाइन करके फंड मैनेजर डिसीज़न लेगा। तो कहीं न कहीं फंड मैनेजर को एक प्लस पॉइंट मिल रहा है अपने डिसीज़न को और भी ज़्यादा फ़र्म करने के लिए और भी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने के लिए। इस वजह से ज़्यादातर इन्वेस्टर इस म्यूचुअल फंड स्कीम की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, जो कि होना लाज़मी है, ठीक है? अब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मैं अभी 1-2 मिनट में आगे बताऊँगा। फ़िलहाल अगर मैं यहाँ पे मिनिमम एसआईपी की बात करें तो ₹500 से आप यहाँ पे एसआईपी चालू कर सकते हैं और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% है, जो कि रीज़नेबल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। भाई, अगर आप एक्टिव फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि ऐसे म्यूचुअल फंड को चुनें, जहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 0.75 के अंदर ही हो। वैसे जितना कम रहता है, उतना अच्छा होता है, लेकिन अगर कम रहेगा, तो वो और अच्छा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखते हैं बेंचमार्क तो निफ्टी 500 टीआरआई को ये फॉलो करता है, ठीक है? और होल्डिंग की मैं बात करूँ, ठीक है? अब पोर्टफोलियो पे आते हैं, देखते हैं कितने स्टॉक है, कितने इसमें स्टॉक शामिल है, क्या वेटेज है उनका। तो मैं होल्डिंग से शुरुआत करूँगा। इन टोटल 142 अभी रिसेंट इसमें स्टॉक लिस्टेड हैं। स्टॉक नहीं लिस्टेड है, स्टॉक शामिल है, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं लार्ज कैप का एक्सपोज़र देखूँ तो मुझे कहीं न कहीं 65% दिखता है, मिड कैप में 21% एंड स्मॉल कैप में ये है 14% के आसपास, ये इनका मार्केट एलोकेशन है लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप का। वहीं सेक्टोरल एलोकेशन भी आप देखते हैं तो फाइनेंस सेक्टर में इन्होंने बहुत ज़्यादा वेटेज दिया है। ज़्यादातर आप फ्लेक्सी कैप देखिए, लार्ज कैप देखिए, मतलब कोई भी जो सेक्टर है, कोई भी सेक्टर नहीं, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम आप उठाइए तो ज़्यादातर वेटेज फाइनेंस सेक्टर को ही दिया जाता है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर पिछले कई सालों से और आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी। 3 सेक्टर मैं आपको पहले ही बता दूँ, आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम उठा के चेक कर लीजिए, 100 में से 90 म्यूचुअल फंड स्कीम में आप ऐसा पाएँगे कि फाइनेंस सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर एंड कंज्यूमर, ये 3
और एक और 4 मैं बता रहा हूँ टेक सेक्टर, ये 4 को हमेशा ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। इन चारों को मिलाएँगे तो आपको 40, 50, 60% तक का टोटल वेटेज देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमेशा से ग्रो करने वाले सेक्टर होते हैं। तो वही यहाँ पे भी किया गया है। फाइनेंस सेक्टर में 31% का वेटेज है, इंडस्ट्री में 18%, टेक सेक्टर में 16% का वेटेज दिया गया है। तो इन 3 सेक्टर को भी मिला के 65% कुल वेटेज है, जो कि ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लार्ज कैप में 65% के आसपास इन्होंने एक्सपोज़र लेके रखा है, जो कि साफ तौर पे बता रहा है कि ये सेफ खेलना चाहते हैं। अगर इसकी तुलना आप पराग-परिक और एचडीएफसी से भी करेंगे, तो वहाँ पे भी लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोज़र देखने को मिलेगा। लार्ज कैप में एक्सपोज़र लेने से क्या होता है कि एक तो आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आती है, बाकी अदर की फंड की तुलना में यहाँ पे गिरावट थोड़ी-सी कम होती है, डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है? हालाँकि ये फंड मैनेजर के डिसीज़न पे भी डिपेंड करता है, अगर मार्केट मार्केट में अपॉर्च्युनिटी उन्हें अच्छी दिखती है, तो कुछ पोर्शन वो लार्ज कैप से मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी शिफ्ट कर सकते हैं ग्रोथ प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो यूनिकनेस हमने बता दिया यहाँ पे कि एआई एंड मशीन लर्निंग प्लस फंड मैनेजर मिलके सारा डिसीज़न लेंगे, ठीक है? डेटा ड्रिवन इंटेलिजेंस के साथ यहाँ पे काम किया जाएगा। इस वजह से मुझे लगता है कहीं न कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं, खासकर नए इन्वेस्टर, इस म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ एक्सपेरिमेंट बेस पे ही जुड़ना चाहते हैं। अब फाइनली जानते हैं कि क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आप ऑलरेडी किसी फ्लैक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि पराग परिक हो गया, एचडीएफसी हो गया, क्वांट हो गया, एसबीआई हो गया, या फिर जेएम फ्लैक्सी कैप फंड हो गया, मतलब जिस भी फ्लैक्सी कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? अगर उसके बारे में जानना है कि वो फंड कैसा है, रिव्यू करवाना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं रिव्यू भी कर दूँगा। लेकिन अगर आप किसी फ्लैक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, तो आप जियो ब्लैकरॉक फ्लैक्सी कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा वेटेज यहाँ पे रखिए, ज़्यादा एलोकेशन कीजिए, ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। आप एक्सपेरिमेंट बेस पे, मतलब अपने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का अगर हो सके तो 5%, 5 टू 6% आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ऐड कर सकते हैं। जैसा कि ₹500 से यहाँ पे एसआईपी है, तो अगर आप मान लीजिए कुल मिला के ₹5000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? टोटल आपका इन्वेस्टमेंट ही ₹5000 पर मंथ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ₹500 मतलब कि 10% के आसपास यहाँ पे भी आप करके देख सकते हैं, ठीक है? और अगर आप चेक कर लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, उसी के हिसाब से 5 टू 6% या मैक्सिमम 10% के आसपास या आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है? कोई बहुत खराब भी नहीं है ये म्यूचुअल फंड स्कीम, ठीक है? हालाँकि मैं एनएफओ से हमेशा दूर रहने को कहता हूँ, लेकिन ठीक है, कुछ नया दिख रहा है और बहुत लोगों को इस म्यूचुअल फंड स्कीम से उम्मीद है। फ्यूचर में अगर यह म्यूचुअल फंड स्कीम 15% से ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे सकता है, तो और क्या चाहिए? भाई म्यूचुअल फंड स्कीम में वो भी फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में अगर 15%, साढ़े 14% या 16-18% के आसपास रिटर्न मिल जाए, 16-18 तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है? लेकिन एचडीएफसी और पराग परिक जेएम जैसे फ्लेक्सी कैप फंड ने 18% से भी अधिक रिटर्न निकाल के दिया है। तो अगर यह जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड आपको 15% से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड 15% से ज़्यादा रिटर्न आपको निकाल के दे रहा है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है? तो मेरे हिसाब से अगर आपने नहीं लिया है एंट्री, तो आपको एक बार एंट्री लेने के बारे में सोचना चाहिए। एक मिनिमम अमाउंट रखिए एंड चेक कीजिए, ट्रैक कीजिए। बस इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जब सारी चीज़ें आपको सही लगे तो अमाउंट को स्टेप अप कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, ठीक है? तो खैर ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड जाते-जाते एट द एंड बोलना चाहूँगा कि जो कुछ भी बताया गया है इस वीडियो में केवल और केवल एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया गया है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने-बेचने की सलाह-मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया गया है। मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने खुद के डिसीज़न खुद के रिस्क पे कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।